एक बेटा समझने की कोशिश करना, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके ठीक ऊपर दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पहला चार्ज दूसरे को इनफाइनाइट रिपल्सन लगाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस r0 हो गई, तो r0 हो गया तो फोर्स क्या हो गया? इनफाइनाइट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनफाइनाइट फोर्स से कम होते होते सेंटर पे 0 हो जाएगा बच्चों। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये जो लाइन है इसके पैरेलल जाएगी या अप टू इंफिनिटी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्स इनफाइनाइट रिपल्सन है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते फोर्स कम होने लगेगा और यहाँ पे आकर के फोर्स हम ले तो 0 हो जाएगा। फिर इसकी तरफ जाएंगे, मान लीजिए Q1 चार्ज यहाँ, समझना Q1 चार्ज को यहाँ लाए, इनफाइनाइट से बढ़ाते गए, डिस्टेंस कम होती गई, फोर्स कम होता गया, फोर्स कम होता गया, यहाँ लाए, फिर अब यहाँ से फिर जो है इधर जाने लगे। तो इधर देखो बेटा, इधर देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर इस ओरिजिन के इधर क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से जैसे जैसे इसके पास जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फिर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा। Q1 चार्ज को यहाँ से ले जाने लगे, ले जाते यहाँ ले गए, फिर यहाँ तक डिस्टेंस बढ़ती गई, फोर्स कम होते होते फिर इस वाले चार्ज का इफेक्ट आया, इसके पास ले गए तो डिस्टेंस कम होती गई, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ के इनफाइनाइट हो गया। ये कूलम्स लॉ का ग्राफ है। और दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स 0 इसलिए है क्योंकि इस चार्ज का इस पॉइंट पे रिपल्सन अगर इधर होगा तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम चार्ज Q1 रखें, इस पर इसका रिपल्सन अगर इधर है तो इस पर इसका रिपल्सन सेम मैग्नीट्यूड का इधर है, तो दोनों का नेट यहाँ पे फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए इसको हम नल पॉइंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं। तो ये कूलम्स लॉ का ग्राफ है, प्लॉट कर लो बच्चों। ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स हैं, स्टेशनरी चार्ज हैं। हम फोर्स का वेरिएशन देखना चाहते हैं तो हमने एक रेफरेंस चार्ज लिया Q1, उसको इसके ऊपर रख दिया और धीरे धीरे उस चार्ज को इधर ले जा रहा हूं मैं। तो जब इस पर रखा तो Q1 पर फोर्स इनफाइनाइट था, डिस्टेंस बढ़ने लगी, फोर्स कम होने लगा, यहाँ लाके रख दिया। जो ही यहाँ रखा Q1 पे फोर्स 0 हो गया बच्चों। Q1 पर फोर्स 0 हो गया क्योंकि इसका रिपल्सन और इसका रिपल्सन इक्वल अपोजिट हो गया। अगर F फोर्स इधर और F फोर्स इधर है तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है? 0 ही है ना भाई। जैसे बीच में चार्ज रख दिया तो इस चार्ज को ये इधर ढकेल रहा है और इस वाले चार्ज को ये वाला इधर ढकेल रहा है, तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 ही तो होगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? भाई रिपल्सन अपोजिट है तो नेट फोर्स कितना होगा? F1 माइनस F2 या F माइनस F इज इक्वल टू 0। तो इसको हम नल पॉइंट कहते हैं बच्चों। कौन सा पॉइंट कहते हैं? नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। क्या आपको कूलम्स लॉ का ग्राफ समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब एक न्यूमेरिकल लेता हूं बच्चों। हाँ, ग्राफ बना लो। Manvind, is this graph clear बेटा? ओके। एक न्यूमेरिकल लेता हूं और सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं कूलम्स लॉ में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज 46 ऑफ एनसीईआरटी। बुक है तो ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में करके लिखवाता हूं। प्रूव दैट for
electron and proton at small separation, for electron and proton at small separation, for electron and proton at small separation, k small k e square upon g me mp is dimensionless. 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 ये है बेटा k e स्क्वायर अपॉन g me mp. बुक में आप देखेंगे तो यही दिया होगा. स्मॉल k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me इलेक्ट्रॉन का मास और mp प्रोटॉन का मास. यही दिया है ना बुक में. इसको डायमेंशनलेस प्रूफ करना है बच्चों. और इसका सेकंड पार्ट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बतानी है कितनी है. यही है ना क्वेश्चन. अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए. बोर्ड में भी पूछा गया ये क्वेश्चन और बेसिक्स हम लोग बेसिक लेवल से ही धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे. तो पहला पार्ट इसका मैं डिस्कस करता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए. इसका अगर सॉल्यूशन हम लिखते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन माइनस सी प्लस सी. कोई दिक्कत बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को माइनस सी प्लस सी लिखा हमने तो ठीक है ना. प्लस सी किसके लिए लिखा? प्रोटॉन के लिए. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, मास ऑफ प्रोटॉन mp. सेपरेशन r बच्चों लिख सकते हैं ऐसा. अगर बेटा मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करूं इनके बीच, तो आप तुरंत बताओगे k e स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. आप कहेंगे कि सर आपने माइनस तो लिया ही नहीं, माइनस लिए होते तो ये वैल्यू नेगेटिव आती, लेकिन आपने पॉजिटिव ले लिया. ऐसा क्यों किया? तो मैं बोलूंगा कि फार्मूले में मॉड Q1 Q2 है. यानी जो चार्ज नेगेटिव दिया भी हुआ है, न्यूमेरिकल में जो चार्ज नेगेटिव दिया भी है, तो कैलकुलेशन करते समय हम उसको पॉजिटिव लेके कैलकुलेट करेंगे बच्चों. बिकॉज कूलम्स लॉ कहता है मॉड Q1 Q2. ठीक है ना. इज दिस क्लियर? अब देखो बच्चों, मुझे आप ये बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है इन दोनों के बीच. इलेक्ट्रिक फोर्स तो इतना है, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? G. बिल्कुल me mp डिवाइडेड बाई r. यही है ना बच्चों? क्लियर? हमें ये लाना है, इन दोनों के हेल्प से हमें ये लाना है. कैसे आएगा? इसमें इसको डिवाइड कर दें. ठीक है ना. तो अगर इसमें इसको डिवाइड करें बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं k e स्क्वायर बाई g me mp. ये लिखेंगे ना. इसको मैं लिखूंगा fe बाई fg. कोई डाउट? भाई दिस अपॉन दिस r स्क्वायर कैंसिल. दिस अपॉन दिस r स्क्वायर कैंसिल. fe अपॉन fg. fe का डायमेंशन बोलो बच्चों. इलेक्ट्रिकल फोर्स का डायमेंशन बोलो. ml t पावर -2. इलेक्ट्रिकल फोर्स का डायमेंशन क्या है? ml t पावर -2. और fg का डायमेंशन बोलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का. ml t पावर -2 इज इक्वल टू 1. डायमेंशनलेस प्रूफ. 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया.
क्लियर बेटा, समझ में आ गया? सो इस तरह से हमने इसको डायमेंशनलेस प्रूफ कर दिया। दूसरा जो पार्ट इसका था, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू बोलिए 9 × 10⁹। भाई जब मीडियम दिया ही नहीं है तो हम एयर कंसीडर कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू एयर में 1/4πε होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है, और 1/4πε की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, कॉपी में देखिए 9 × 10⁹। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू बोलो बच्चों 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई कैपिटल जी की वैल्यू बोलिए 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए 9.1 10⁻31। अच्छा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो बेटा, -31। और प्रोटॉन का मास बोलिए 1.67 10⁻⁻27 kg। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी? इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? ठीक है बच्चों ना, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, अब इस पर एक होमवर्क देता हूं, आप ट्राई करके ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का पेज 46, ये होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पेज 46 एनसीईआरटी, दिस इज योर होमवर्क। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोशिश करिएगा, हो जाएगा ना, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन है, एचसी वर्मा की बुक से लिया है इस क्वेश्चन को मैंने। क्वेश्चन लिखिए, कूलम्स लॉ का एचसीवी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 है एचसीडी का, पेज 121। लिखो बच्चों, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन in Bohr orbit. Find speed of electron in Bohr orbit. बेटा बोर ऑर्बिट हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट को। बोर ऑर्बिट हम किसको कहते हैं? हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट को। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट अगर है तो न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम का मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज +E। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? +E। और फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन -E है, इसकी स्पीड चाहिए। रेडियस आपको मालूम हो बच्चों बोर ऑर्बिट की, कितनी रेडियस है बोर ऑर्बिट की? 0.53 एंगस्ट्रॉम। बोर ऑर्बिट का रेडियस कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। आर है 0.53 एंगस्ट्रॉम, सबको मालूम है बेटा। एक ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला कूलम्बिक फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, mv²/r से बैलेंस हो जाएगा। कोई डाउट? भाई इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, then Coulombic force towards center will be balanced by mv²/r because this is circular motion, और circular motion की प्रॉपर्टी है कि centripetal force must be balanced by centrifugal force, यही प्रॉपर्टी है ना। तो अब आप इसको कंपेयर कर दो बच्चों, Fe is equal to mv²/r, और Fe है 9 × 10⁹ Q1 Q2 मीन्स E² मॉड में है, डिवाइडेड बाई 0.53
10 to the power minus 10 होल स्क्वायर 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है 10 पावर माइनस 10 इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 v स्क्वायर बाई r r है 0.53 10 टू द पावर माइनस 10 एक कैंसिल हो गया। इससे सॉल्व करोगे बच्चों तो v आएगा लगभग 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। भाई एक r तो कैंसिल हो गया ना इससे, तो इससे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट की वैल्यू आ गई 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां से v की वैल्यू आ गई 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए बेटा। डन, क्लियर है ना। तो इस तरह से स्पीड आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्बिक फोर्स है सेंटर की तरफ, के क्यू कहां पे ये, हाँ तो इसका स्क्वायर हुआ, यहां भी आर है तो एक आर से कट गया। क्लियर है ना सबको। आंसर बेटा ये है 2.1 10 to the power 6 आ गया ना, ठीक है। मेथड इज क्लियर, ठीक है बच्चों आज इतना रखिए।